पॉलिटी स्ट्राइक का वीडियो है, पेज नंबर 8, 8, 9, 10, 11, 12 इसमें पढ़ेंगे। पेज नंबर 8, 9, 10, 11, 12 इसमें पढ़ेंगे। यूपीएससी हमसे पूछता है 2024 में रैंक के बारे में पूछता है कि कौन कौन सी रैंक किसके बराबर है। इसका आंसर ओनली डी ठीक है, ओनली 3 ठीक है। वह मेजर, स्क्वाड्रन लीडर एंड लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, ये 3 एक बराबर है, बाकी सब गड़बड़ है ना। फिर शौर्य मिसाइल के बारे में पूछी थी तो 8 मार्क है, तो वैसे ही गलत है। 1600 किलोमीटर से ऊपर है तो ऐसे मिसाइल का नाम मैंने सुना ही नहीं है। 1600 किलोमीटर ऊपर वालू शौर्य है ना। ध्रुव, ये तो लाइट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। फिर उसके ऊपर फिर रेलवे के बारे, ट्रेन के बारे में पूछा था। फिर एक ये फेरी क्वीन करके ट्रेन है, ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट इंजन यूज़ करती है और इंडियन गवर्नमेंट इसमें, इंडियन रेलवे इसमें जर्नी कराती है वाइल्ड लाइफ एंड हेरिटेज के ऊपर। अब कंटेनमेंट बोर्ड के बारे में पूछा था। कंटेनमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री, अरे वाह, कंटेनमेंट बोर्ड इस दुनिया में ना पहला कंटेनमेंट बोर्ड बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी 1965। बैरकपुर नाउ इंडिया में 62 है और 66 बने हैं तुम्हारा इंडिपेंडेंस के बाद में, बाकी 66 बने इंडिपेंडेंस के बाद में, है ना। और ये यूनियन लिस्ट में आते हैं और ये एडमिनिस्टर होते हैं अंडर कंटेनमेंट एक्ट 2006 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एंड ये कमांडर, इसे स्टेशन कमांडर इसका हेड होता है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं। यहाँ पर पब्लिक वाले लोग भी रहते हैं, पब्लिक लोग भी रहते हैं यहाँ पर ये पब्लिक, और ये वही जो काम म्यूनसिपैलिटी करती है वो काम ये इसमें ये काम होते हैं बस। और ये बनाए जाते हैं एजुकेटिव ऑर्डर के थ्रू, सिंपल सी बात है, एजुकेटिव ऑर्डर के थ्रू बनाते हैं। एन एरिया रिलेटेड टू गैरिसन प्राइमरी डेडिकेटेड टू हाउस, सो हाँ वही मिलिट्री ऑर्डर के थ्रू बनाए जा सकते हैं। ये जो स्टेशन कमांडर होता है ये इसका परमानेंट, मतलब ये इसका मतलब एक्स ऑफिसर प्रेसिडेंट होता है। सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट 1952 में बना था, 1954 में इनका नाम चेंज किया गया, है ना। और इसमें जो ये इसके लिए जो रूल बनते हैं ना, वो इसके लिए जो रूल बनाते हैं तुम्हारा कौन बनाता है इसके लिए रूल, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ स्पीकर एंड द चेयरमैन ऑफ अ हाउस, है ना। देन इसकी जो रैंक होती है ना, ये सेक्रेटरी, ये होते हैं सेक्रेटरीट जनरल। इसकी रैंक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है। पर कैबिनेट मिनिस्टर आता है तुम्हारा टेबल में 11 नंबर पे, ये आता है 23 नंबर पे, है ना। वही जो रूल बनाया गया प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन, ये गवर्न होते हैं गवर्न बाय राज्यसभा सेक्रेटरीट रूल 1957। और ये गवर्न होते हैं लोकसभा सेक्रेटरीट रूल द्वारा 1955 द्वारा, ठीक है। वो राज्यसभा सेक्रेटरीट रूल 1957 के द्वारा गवर्न होते हैं और ये लोकसभा सेक्रेटरीट 1955 जो रूल है उसके द्वारा गवर्न होते हैं। फिर अगर आपको पोस्ट 1 और पोस्ट 2 में नई पोस्ट बनानी है तो आपको उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से कंसल्टेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर क्लास 1 एंड क्लास 2 पोस्ट प्रेयर कंसल्टेशन विद यूनियन होम मिनिस्ट्री। स्पीकर और जो चेयरमैन होते हैं वो अपने यहाँ पर इनकी वो न्यू पोस्ट बना सकते हैं, है ना। अब इनके वो 10 ये डिवाइडेड इनटू 10 सर्विसेज ऑन अ फंक्शन, ठीक है। ये हो गया। और ये आर्टिकल 98 इनका लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 187 तुम्हारा ऐसा ही राज्यों में है। देन ये इसने काउंसिल के ऊपर पूछा था कि कौन कौन मेंबर होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। अब देखो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के द्वारा बनाई है 1971 के द्वारा, जिसे 2002 में अमेंड किया गया था। ये सब इसके मेंबर हो सकते हैं, है ना। विच वन ऑफ द बॉडीज डू नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 2013 में पूछा था। उससे पहले 2024 में इन्होंने हमसे पूछा था काउंसिल के बारे में। अब जो 2013 में पूछा था ना कि इनमें से कौन सी बॉडी उसकी मेंबर नहीं है, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो ये तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है भाई।
Then which of the following authorities recommended principle governing granting aid to revenue? वो ग्रांटिंग एड है, ग्रांटिंग एड कंसोलिडेटेड फंड फाइनेंस कमीशन देता है। 2002 में पूछा था, कितना इजी क्वेश्चन था ये वाला, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर ये हमसे इन्होंने पूछा कि ना एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा लीगल फॉर सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड इन कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट्स इन इंडिया। भाई इंटर स्टेट काउंसिल को छोड़कर ये जोनल काउंसिल, ये गवर्नर काउंसिल और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये तीनों जो काउंसिल हैं, ये तुम्हारा राज्यों के बीच में अच्छी बातचीत बनाती हैं कि भाई हम कि हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, हाँ पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। देन एज पर नॉर्थ ईस्टर्न का अब अमेंडमेंट जो 2002 का अमेंडमेंट हुआ था ना, वो सुन लीजिए कि एज पर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल 2002 का अमेंडमेंट हुआ था। कौन कौन से इसके मेंबर हो सकते हैं? मेंबर ले लीजिए, गवर्नर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, है ना, और थ्री मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। होम मिनिस्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट एज अ मेंबर। होम मिनिस्टर लिस्ट के रूप में होम मिनिस्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट एज अ मेंबर। सेक्शन 3 स्टेट दैट प्रेसिडेंट शैल नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। द प्रेसिडेंट शैल नॉमिनेट द चेयरमैन। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है काउंसिल के चेयरमैन को। यूनियन होम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन। जो यूनियन होम मिनिस्टर होता है ये एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ, एक सेकंड देख लेते हैं, DONR का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। डी भाई चल जाए यार, क्या हो गया? मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, जो नॉर्थ ईस्ट वाला डेवलपमेंट है, वो इसका जो वो एक्स ऑफिसर मेंबर चेयरमैन होगा। अब इंटर स्टेट काउंसिल, पहली बात तो ये देख लीजिए, ये आर्टिकल 263 में है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देन इस्टेब्लिश कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करती है। और इसका फंक्शन देख लीजिए, ये इंक्वायरिंग एंड एडवाइसिंग अपॉन डिस्प्यूट, किसी राज्य के बीच, दो राज्यों के बीच में लड़ाई हो गई, उनको सॉल्व करेगा। इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन स्टेट सेंटर एंड, भाई जो इन्वेस्टिगेट करेगा, डिस्कस करेगा सब्जेक्ट के जो कॉमन इंटरेस्ट के होंगे स्टेट सेंटर एंड स्टेट्स के। मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर स्पेशल कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड पॉलिसी। ठीक है, ये बनाएगा, ये एडवाइजरी है है ना, ये एडवाइजरी है, एडवाइजरी कॉम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल, इसका कुछ आर्टिकल 131 से कुछ लेना देना है ना। एडवाइजरी कॉम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन, जो एडवाइजरी रोल है इसका, और ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 131 के अंदर आती है। और ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन, इसका जो एडवाइजरी रोल है ये कॉम्प्लीमेंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को, जस्ट लाइक आर्टिकल 131 द्वारा इस्टेब्लिश करा। ये सरकारी कमीशन द्वारा सरकारी कमीशन ने बनाई थी
और अब सरकारी कमीशन कब बना था, 1984 से लेकर 1988 में ये वीपी सिंह सरकार ने इस्टेब्लिश की थी पहली बार, और ये रिकमेंडेशन दी थी सरकारी कमीशन ने, तो अब जो बनाई ही नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है, नहीं बना रहे भाई, मजे से लेट बैठे हुए हैं। पीएम चेयरमैन है, चीफ मिनिस्टर होंगे ऑल स्टेट के, एंड चीफ मिनिस्टर होंगे यूटी के, वो तो ये तो सही है। गवर्नर स्टेट होंगे जहाँ प्रेसिडेंट रूल लग रखा है। 6 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम, ठीक है। 5 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक होंगे, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन, चेयरमैन तो पीएम ही है। मतलब टोटल 11 मंत्री होते हैं, है ना। एक साल में 3 बार मिलती है हेल्थ कैमरा, मीटिंग होती है कैमरे के सामने, मीटिंग हेल्ड इन कैमरा या कैमरे के थ्रू होती है। डिसीजन बाय कंसेंसस से डिसीजन होता है, ठीक है। अब स्टैंडिंग कमेटी जो काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी है वो 1996 में बनाई गई थी। इसमें होम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और 9 मिनिस्टर होते हैं, 9 चीफ मिनिस्टर होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी तो डेली का काम देखने के लिए है ना भाई, पीएम थोड़ी फ्री होंगे डेली। अब सेक्रेटरीट, अब इसका सेक्रेटरीट बनाया गया था 1991 में, हेड किया जाता है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना। सिंस 2011 ऑल फंक्शन ऑफ एज द सेक्रेटरीट ऑफ जनरल काउंसिल सिंस 2011। अब ये ना 2011 से ना ये जनरल काउंसिल का भी सेक्रेटरीट है, ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है ना 6, अब ये 2011 से ये जनरल काउंसिल का भी वो है, ठीक है। देन अब जो जनरल काउंसिल के ऊपर बोलो, स्टेटरी बॉडी है अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, भाई ये भी जरूरी है। 5 जोन में बांट रखे हैं, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न। पहले ईस्टर्न देख लीजिए, ईस्टर्न वाले में है तुम्हारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, है ना। कहाँ है ईस्टर्न, हाँ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। इसका हेडक्वार्टर तुम्हारा कलकत्ता में है। अब सदन में देख लीजिए, 5 राज्य हैं, इनका हेडक्वार्टर तुम्हारा वहाँ पर है, क्या बोलते हैं उसे, चेन्नई में, है ना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, मतलब पौंडीचेरी भी इनमें ही है, पौंडीचेरी भी भाई इसमें ही है ना। फिर आप देख लीजिए जो ये नॉर्दर्न वाले हैं, अब जो नॉर्दर्न वाली है इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना। और जो सेंट्रल जोनल काउंसिल है इसमें यूपी है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। यूपी मतलब वही, ये यूपी प्लस में एमपी है, और इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, प्रयागराज लिखना चाहिए भाई। और ये 3 हो गए। अब एक तुम्हारा ये है वेस्टर्न वाला, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये जो वो वाला है ना, राजस्थान नॉर्दर्न काउंसिल में, राजस्थान है वेस्ट में पर पड़ता है, नॉर्दर्न काउंसिल में है। राजस्थान है वेस्ट में पर नॉर्दर्न का पर उसमें पड़ता है, जैसे राजस्थान का ले लीजिए। जो नॉर्दर्न काउंसिल है उसमें तुम्हारा है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये 3 हो गए। दिल्ली 4 हो गए, राजस्थान 5 हो गया, लद्दाख 6 हो गया, जम्मू कश्मीर 7 हो गया, ठीक है। और चंडीगढ़ 8 हो गया। देन आपको ले लीजिए, इसमें ले लीजिए आप गुजरात में, इसमें ले लीजिए वेस्टर्न में गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, इन गोवा, ठीक है, ये हो गया। फिर आप बाकी तो हो ही गया। अब ये इकोनॉमिक प्लानिंग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, बॉर्डर डिस्प्यूट, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट। अब मैं बताऊँगा आपको, इंटरस्टेट जो सेल टैक्स था ना, वो 6ठे संविधान, जो इंटरस्टेट सेल टैक्स है वो 6ठे संविधान के अंदर यूनियन लिस्ट में आ गया, 6ठे संविधान संशोधन द्वारा यूनियन लिस्ट में आ गया। कंसिडर द नेचुरल डिवीजन, रिवर सिस्टम भी एक मैटर है भाई। कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, है ना। अब इसके जो कंपोजिशन दे लीजिए, जनरल काउंसिल की कंपोजिशन, यूनियन होम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं 5 जनरल काउंसिल के, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट इन द जोन, 2 अदर मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट, 2 मिनिस्टर और ले आओ, है ना। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी इन द जोन, एडवाइजर नो विदाउट वोटिंग राइट। एक में तुम्हारे एडवाइजर होंगे नीति आयोग के नॉमिनी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ ईच स्टेट इन द जोन, डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट इन द जोन, ठीक है।
ऑफ द ईच स्टेट, वाइस डेवलपमेंट कमिश्नर, ये भी ठीक है। वाइस चेयरमैन, जो वाइस चेयरमैन होंगे वो चीफ मिनिस्टर होंगे, पर वो बदलते रहते हैं, जैसे कुछ दिन में बदल जाएंगे। फिर ये फंक्शन प्रमोट कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड यूटीज़, ठीक है। डिस्कस करते हैं रिकमेंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, बॉर्डर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, एनी कॉमन इंटरेस्ट इशू, ठीक है। डिटेल ऑब्जेक्टिव, इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री, अरेस्ट ग्रोथ ऑफ अक्यूट स्टेट कंसिस्टेंस, रीजनल लिंग्विज्म, पार्टिकुलम इमूव। अरे भाई जो अच्छी बातें हैं वो करेंगे, प्रोजेक्ट में करेंगे। सिक्योर पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम, डिफरेंट रीजन, इनेबल सेंटर एंड स्टेट इवॉल्व, ठीक है। फिर यूपीएससी हमसे 2024 में पूछता है कि आज तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन बने हैं। 4 बने हैं। गलत हो गया था मेरा यार ये, हाँ गलत हो गया था, एक सेकंड के। फिर यूपीएससी ने हमसे पूछा 2012 में विद रेफरेंस टू डिलिमिटेशन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग, कि डिलिमिटेशन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, सही बात है। और जब डिलिमिटेशन का ऑर्डर रखा जाएगा लोकसभा विधानसभा में द्वारा, ये इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, सी दोनों आंसर ठीक है। देन इसमें 98 अमेंडमेंट के बारे में पूछा था। 98 तो पढ़ा ही नहीं था यार। जुडिशल एम्पावरिंग सेंटर टू लेवी, अब इसमें नहीं दे रखा था, ठीक है। 142 बार। देन इसने BN चतुर्वेदी कमेटी के बारे में पूछा था। टैक्स रिफॉर्म मेजर क्या था इसके अंदर, डी प्राइस रिफॉर्म इन ऑल सेक्टर, BN चतुर्वेदी था, आप बता रहे थे तेल के प्राइस के बारे में। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर डिलिमिटेशन। अब मैं एक बात और बता दूं आपको, डिलिमिटेशन बस आपको सिंपल मेजोरिटी से बनाना होता है। इसके लिए कोई हाथी घोड़ी की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ी काम है, सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। अब ये 52 में बनाए, 62 में बनाए, 72 में बनाए, 2002 में बनाए। पहला डिलिमिटेशन बना था 1952 में, दूसरा बना था 1963 में, 62 के एक्ट द्वारा। पार्लियामेंट पहले एक्ट बनाती है, उसके बाद ये बनता है। थर्ड बना था 1973 में, 1972 के एक्ट द्वारा। फोर्थ बना था 2002 में, 2002 के एक्ट द्वारा, ठीक है। और इसका रिजल्ट इम्प्लीमेंट हुआ 2008 में। कंपोजिशन, अब ये तो ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं राज्यसभा एंड लोकसभा के बारे में, इसकी कंपोजिशन। राज्यसभा में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। राज्यसभा का जो कंपोजिशन है ना, आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है। 238 तुम्हारा स्टेट से आएंगे, स्टेट एंड यूटी से आएंगे। इनडायरेक्टली इलेक्टेड 12 लोग नॉमिनी होंगे, है ना, 12 लोग नॉमिनी होंगे। करंट स्ट्रेंथ 245 है, जिसमें से 225 आएंगे स्टेट से, 8 लोग आएंगे यूटी से, 12 लोग नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। अब इलेक्टेड बाय, अब देख लेते हैं इसके कौन कौन इसमें वो करेगा। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, भाई जो केवल इलेक्टेड मेंबर, उनको कोई नहीं पूछ रहा। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, असेंबली। प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है। सीटों का अलोकेशन होता है तुम्हारा पॉपुलेशन के ऊपर। यूपी में 31 सीटें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यूपी में 55 सीट थी। महाराष्ट्र में शायद 19 सीट थी इस टाइम पे। बिहार में 36 सीट थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तमिलनाडु में 49 सीट थी। वेस्ट बंगाल में पता नहीं कितनी थी, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरेटरी इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज क्रिएटेड बाय यूटीज़। अब यूटी से जो इलेक्ट होंगे ना, वो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा यूटी में, उससे इलेक्ट होंगे, जिसमें से 3 मान लो दिल्ली से, 1 मान लो पौंडीचेरी से। दिल्ली की 1 सीट थी, बताओ उसमें। दिल्ली की 7 सीटें हैं। दिल्ली ने इतनी तरक्की करी, उतनी तरक्की किसी ने नहीं करी। पौंडीचेरी की तो सीट ही नहीं थी उसमें। पौंडीचेरी को तो बाद में दिया था फ्रांसीसियों ने। पौंडीचेरी की 1 सीट है। जम्मू कश्मीर की 4 सीट है। नॉमिनेटेड मेंबर 12 मेंबर जो नॉमिनेट होंगे ना, वो लिटरेचर के बेस पे होंगे, साइंस के बेस पे होंगे, आर्ट होंगे, सोशल सर्विस होंगी, है ना। नेचर ऑफ राज्यसभा, परमानेंट हाउस है, नो डिसोल्यूशन कभी नहीं होता। 2/3 मेंबर हर साल रिटायर होते हैं। वैकेंसी फिल्ड
फिल्ड थ्रू बाई इलेक्शन, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल जैसे सेकंड शेड्यूल पढ़ लिया हमने, वेतन भत्तों से जुड़ा हुआ है। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की सीट के बारे में है। पांचवा शेड्यूल में ना वो है, ये तो फोर्थ शेड्यूल है ना, मेरे ख्याल से ये फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। अगर इसमें कुछ भी बदलाव करना है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, आधे राज्यों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट एंड यूटी इन पार्लियामेंट करके। अब और आप में ये मान लीजिए कि ये हो गया फोर्थ शेड्यूल, और फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल तुम्हारा उससे जुड़ा हुआ है। फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल तुम्हारा उससे जुड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं उसे, ट्राइबल एरिया एंड ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है ना। नाइन्थ शेड्यूल पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा आया था। नाइन्थ शेड्यूल किससे आया था, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा आया था। फिर देख लेते हैं आप, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिस चेयरमैन हो गया। डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होता है, वो जो उनमें से चुना जाता है। 10% कोरम है। अब जैसे राज्यसभा का कोरम है ना, जैसे जो पार्लियामेंट का कोरम है वही सिंपल उससे कर सकते हो। और जो जीएसटी काउंसिल का कोरम है वो 50% है। जीएसटी काउंसिल का कोरम 50% है। और ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का जो टर्म है वो 6 साल है। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा आर्टिकल 80 वो है 81 है। 500 मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है। 530 तुम्हारे आएंगे स्टेट से, 520 आएंगे यूपी से, 2 एंग्लो इंडियन। 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें एंग्लो इंडियन के साथ पिछवाड़ों को लात मारी। मैं ये बताऊँ आपको, एंग्लो इंडियन जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना, एंग्लो इंडियन की 3 सीटें थी, सिखों की भी 3 सीटें थी, इंडियन क्रिश्चियन की 6 सीटें थी, और तुम्हारा शेड्यूल ट्राइब की भी 6 सीटें थी, और तुम्हारा जो ये था ना ये पारसी भाई, इनकी भी 3 सीटें थी। शेड्यूल ट्राइब एसटी की 31 सीटें थी, मुसलमानों की 80 सीटें थी, हिंदुओं की 163 सीटें थी, 163 सीटें थी। ठीक है यार, आम बात हो गया। देन उसके बाद ये ले लीजिए आप, है ना, अब करंट स्ट्रेंथ तो डाल दिया। और करंट स्ट्रेंथ इसकी है कितनी है, करंट स्ट्रेंथ 543 है, जिसमें से 524 स्टेट से आते हैं, 19 आते हैं यूटी से। ठीक है, फिर रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली बाय द पब्लिक, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब जो नंबर ऑफ, इसमें नंबर हीट होती है, इसमें पॉपुलेशन पे बेस पे होती है। यूपी छक्का मार रहा है, महाराष्ट्र 48 है, वेस्ट बंगाल तुम्हारा, जिस बंदे ने महाराष्ट्र यूपी और ये सब जीत लिया ना, उसकी 168 सीटें तो वैसे ही उड़ जाएंगी। वेस्ट बंगाल 42 है, एंड तमिलनाडु 39 है। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी एक्सेप्ट दिल्ली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटी 7 है दिल्ली से, 1 पौंडीचेरी से, 1 चंडीगढ़ से, 1 अंडमान निकोबार से, 2 दादर नागर हवेली और दमन दीव से, है ना। रिजर्वेशन ऑफ सीट रिजर्व फ्रॉम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल, वो उनकी होगी उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। और वो बंदा ना जो आठवां या 9वां संविधान संशोधन है ना, उसमें इनकी सीट बढ़ाई गई थी। और रिजर्वेशन टू सब्जेक्ट टू प्रोजेक्ट रिव्यू, जो रिजर्वेशन होगा ना उस पर पीरियोडिक रिव्यू हो सकता है। देन अब डिलिमिटेशन कंडक्ट बाय डिलिमिटेशन कमीशन, है ना। जो डिलिमिटेशन होगा ना कंडक्ट होगा, वो डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा होगा, है ना। सीट फ्रोजन, अब जो 2026 तक 1971 की सेंसस के ऊपर सीट को फ्रोजन कर रखा है भाई, 100 की सीट बढ़ेंगी, 800 कम से कम 800 सीट हो जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कॉन्स्टिट्यूटेड 4 डिलिमिटेशन सो फार, 52, 62, 72, 2002। नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर 2026, पोस्ट 2026 सेंसस, है ना। चेयरमैन एंड स्पीकर, और लोकसभा चेयरमैन एंड स्पीकर आता है। लोकसभा में स्पीकर होता है वही चेयरमैन होता है। मिनिमम कोरम इसका 10% है, 5 साल होता है, 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। 1 साल बढ़ाया जाता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। डिसोल्यूशन बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। क्वालिफिकेशन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी
मतलब इलेक्शन इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी चाहिए। मेक मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर अ पर्सन ऑथराइज बाय इलेक्शन कमीशन, स्वेयर टू बियर, है ना। अब शपथ ये है, swear to bear swear to bear true faith and allegiance of the constitution, uphold sovereignty integrity of India। मैक्सिमम एज 30, मिनिमम एज 30 है राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए 25 है। अदर क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय पार्लियामेंट, बाकी क्वालिफिकेशन हमारी पार्लियामेंट बनाएगी। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट ने ना कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन बना रखी है, जैसे कि मस्ट बी रजिस्टर्ड एज इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्टर होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट रिजर्व SC/ST सीट, मतलब जो SC/ST सीट वाला बंदा है वो नॉर्मल सीट से लड़ ले। 2003 में ना ये नो रिक्वायरमेंट टू बी इलेक्टर फ्रॉम सेम स्टेट, मतलब ऐसा नहीं है कि 2003 में इसको हटा दिया था कि जैसे कोई बंदा यूपी से राज्यसभा जा रहा है तो जरूरी नहीं है वो यूपी में वहाँ का इलेक्टर हो, ये सब हटा दिया था। अब डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मैटर देख लीजिए। पहले सैलरी एंड अलाउंस की देख लीजिए, डिटरमाइन बाय पार्लियामेंट में कोई प्रोविजन का मैटर नहीं है, बट 1976 के बाद में मिलनी शुरू हो गई। और मैं आपको बताऊँ केवल केवल उससे होती है, यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से वो बढ़ती है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा उससे हो। ओथ देख लीजिए, ओथ मैंडेटरी है ना, आर्टिकल ओथ मैंडेटरी है और बिना इसके कोई वोट नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और और उसको कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। आर्टिकल 104 में बोल रखा है कि अगर कोई बंदा ये सब काम करता है, बैठक में लेता है, पार्टिसिपेट करता है, तो उसको 500 रुपये रोज के हिसाब से जुर्माना लगेगा। ठीक है, 2 हो गए। वोटिंग सीट, वैकेंटिंग सीट, अब सीट कब वैकेंट होंगी, है ना। अगर 1 मिनट रुक जाओ, पहले डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ लेते हैं, है ना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना, अंडर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट मिनिस्टर और ऑफिसर एजेंटेड बाय पार्लियामेंट। भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मैटर है। डिक्लेयर अनसाउंड माइंड बाय कोर्ट, है ना। इंसॉल्वेंट हो जाओगे, जो नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। डिस्क्वालीफाई अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट कोई फ्यूचर में लॉ बना दे उसके अंदर हो जाओगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है डिस्क्वालिफिकेशन, ये 4-5 है। एक तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड बाय कोर्ट, इंसॉल्वेंसी, अब सिटीजन नहीं रहोगे और पार्लियामेंट कोई और लॉ बना दे। देन इसके लिए 1951 में ना और चीजें भी दे रखी हैं, जस्ट लाइक कन्विक्शन फॉर सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस, जैसे कि करप्ट प्रैक्टिस, है ना। अगर 2 साल से ज़्यादा सजा मिल गई है, आपने वो अपने खर्चों का भुगतान, खर्चों का वो नहीं बताया कि कितना खर्च चुका है, आप किसी ऐसी कॉरपोरेशन में हो, ऐसी कॉरपोरेशन के MD हो या डायरेक्टर हो या मैनेजिंग एजेंट हो जिसमें गवर्नमेंट का शेयर एटलीस्ट 25% है, हैविंग इंटरेस्ट ऑफ, अगर आपका गवर्नमेंट के उसमें इंटरेस्ट है, ठेकेदार में, गवर्नमेंट के क्या बोलते हैं उन्हें, कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं यार, सौदों में, है ना। आप सोशल इविल डॉरी सती ये सोशल प्रैक्टिस करते हो, प्रमोटिंग, भाई आप लोगों में दुश्मनी बढ़ाते हो, है ना, और करप्शन करते हो, डिसलॉयल्टी करते हो, तो आपको निकाल दिया जाएगा। प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा अबव केसेस में आफ्टर ऑब्टेनिंग इलेक्शन कमीशन, भाई और इलेक्शन कमीशन की सलाह करने के बाद। अब आता है 10th शेड्यूल जोड़ा गया था 52nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, 52nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था 10th शेड्यूल। इसमें था डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन, वॉलंटरी रेजिग्नेशन फ्रॉम पार्टी, वोटिंग एंड और ऑब्स्टेनिंग कॉन्ट्ररी टू पार्टी डायरेक्शन, जो पार्टी ने बोला कहीं और वोटिंग कर दी। इंडिपेंडेंट ऑफ जॉइंट पार्टी, मतलब मतलब कोई इंडिपेंडेंट है और उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर बाय ज्वाइनिंग पार्टी आफ्टर 6 मंथ, जो नॉमिनेटेड मेंबर है 6 महीने से पहले तो वो ज्वाइन कर सकता है, पर 6 महीने के बाद वो भी नहीं कर पाएगा। और इस मामले में तुम्हारा कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा और तुम्हारा, है ना, स्पीकर और चेयरमैन का फैसला अंतिम होता है। अब जब सीट वैकेंट होगी डबल मेंबरशिप पर, मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगर आपने दोनों हाउस के पार्लियामेंट
चुन लिए गए, है ना। तो और आपको बताना होगा 10 दिन के भीतर कि आप किसके किसके मेंबर रहोगे। अगर आपने नहीं बताया तो आपकी लोकसभा की राज्यसभा की सीट अपने आप वैकेंट हो जाएगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर आप पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के एक साथ चुन ले जाते हो 14 दिन के भीतर बताना पड़ता है, अदरवाइज आपकी पार्लियामेंट की सीट अपने आप चली जाएगी। अगर आप 2 सीट से चुन लिए गए हो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप कि आप किस चीज़ में रहना, किस सीट से चुने रहोगे, नहीं तो आपकी दोनों सीटें चली जाएंगी। डिस्क्वालिफिकेशन, इफ डिस्क्वालीफाई अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेटरी ग्राउंड, इफ डिस्क्वालीफाई अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेटरी ग्राउंड, रेजिग्नेशन, अगर आपको रेजिग्नेशन देना है तो राज्यसभा को देना पड़ेगा, चेयरमैन को, लोकसभा में देना पड़ेगा स्पीकर को, वो तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आपका सही लग रहा हो। एब्सेंट, अगर आप 60 दिन तक एब्सेंट है विदाउट एनी परमिशन, सीट वैकेंट। अदर कोर्ट, इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर आपका इलेक्शन ही वॉइड डिक्लेयर हो गया या फिर आपको हाउस से एक्सपेल कर दिया, इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर के रूप में हो गए, तब आपका हो जाएगा। ठीक है, से बच लो। अब यूपीएससी ने 2024 में हमसे पूछा था, यूपीएससी ने 2024 में हमसे 2024 में हमसे पूछा था दिसंबर 2023 तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन बना दिए। भाई बना दिए ये 4 बने हैं, 52 नहीं 52 63 52 62 72 2002 डिलिमिटेशन कमीशन बनाने से पहले पार्लियामेंट को ना एक एक्ट बनाना पड़ता है, उसके थ्रू बनता है। ना तो उसे आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते, डिलिमिटेशन बन गया उसे आप मॉडिफाई नहीं कर लोगे कि भाई ये सीट यहाँ बढ़ा दो, ये सीट यहाँ कर दो। फिर एक तुम्हारा बी के चतुर्वेदी साहब थे। अब ये जो बी के चतुर्वेदी साहब थे, इन्होंने बोला था कि ना ये जो कमेटी बनी थी प्राइस रिफॉर्म इन ऑयल सेक्टर के ऊपर बनी थी। बी के चतुर्वेदी साहब की कमेटी प्राइस रिफॉर्म इन ऑयल सेक्टर के बारे में बनी थी। डिलिमिटेशन कमीशन बना था 1952 में, दूसरा बना था 1962 में, तीसरा बना था 1972 में, चौथा बना था 2002 में। ठीक है, अब इसकी कंपोजिशन देख लो जी। राज्यसभा आर्टिकल 80 तो मैक्सिमम 250 मेंबर है ना, तुम्हारा 238 इलेक्टेड और तुम्हारा 12 नॉमिनेटेड। अब करंट में 245 है, जिसमें से 12 नॉमिनेटेड है, 225 वैसे हो गए, 12 और 225 कितना हो गया, 33 ये हो गया। 225 स्टेट से आते हैं, 12 नॉमिनेटेड है और कितना, और बाकी किससे आते हैं 237, और 8 आते हैं यूटी से, 8 आते हैं यूनियन टेरेटरी से, जिसमें से 4 आते हैं जम्मू कश्मीर से, 1 आते हैं पौंडीचेरी से और 3 आते हैं दिल्ली से, है ना। ये है, फिर ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बोला है। देन वो जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और इन लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर सुनते हैं, वो भी इलेक्टेड मेंबर, नॉट अप नॉमिनेटेड, इलेक्टेड मेंबर सुनते हैं। प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यूपी की 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 19 हैं, बिहार की 16 हैं, तमिलनाडु की 18 हैं, वेस्ट बंगाल की 16 हैं, है ना। अब वो यूटी का देख लीजिए, यूटी की हो गई 12 नॉमिनेटेड मेंबर लिटरेचर साइंस, और ये बंदे 6 महीने तक ही नॉमिनेशन होने के 6 महीने तक ही किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फिर बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले। नेचर ऑफ राज्यसभा, कभी डिसोल्यूशन नहीं होता, 2/3 मेंबर हर 2 साल में बदलते हैं। देन बाई इलेक्शन में सीट फिल की जाती हैं। फोर्थ शेड्यूल में इनके दे रखा है, और फोर्थ शेड्यूल मेरे को ऐसा लग रहा है कि उससे वो फेडरल स्ट्रक्चर वाला सिस्टम है ना, फोर्थ शेड्यूल में सीटों का अलोकेशन दे रखा है, और जो फेडरल स्ट्रक्चर वाला मैटर है ना, वो तुम्हारा इसके लिए आर्टिकल 368 में वो जो आधे राज्य वाला है उसमें से बदलाव किया जाएगा। जो वो वाइस प्रेसिडेंट इसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन को चुना जाता है ना, और वाइस चेयरमैन को चुना जाता है, और क्वारम 10% है। 2 मिनट में इसमें बदलाव हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब 6 साल का टर्म है। लोकसभा का आर्टिकल 81 है, मेंबर 52 हैं, 30 रिप्रेजेंटेटिव 530 आते हैं स्टेट से, और 2 आते हैं 20 आते हैं यूटी से, और 2 एंग्लो इंडियन हैं। 104 में एंग्लो इंडियन की मतलब सफाई कर दी, मतलब एंग्लो इंडियन जो लोग हैं ना बेचारे, जो लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उनका जो रिजर्वेशन है उसकी सफाई कर दी। जैसे एंग्लो इंडियन, आई लव एवरी पर्सन और एवरी लिविंग थिंग,
आई लव एवरी लिविंग थिंग। अब ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज पे होता है। सिंगल मेंबर ट्रांसफरेबल वोट है, पॉपुलेशन के बेस पे होता है। सबसे ज़्यादा यूपी में है 40, फिर 48 महाराष्ट्र में है, बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन है। दिल्ली से 7 है, पौंडीचेरी से 1 है, चंडीगढ़ से 1 है, अंडमान निकोबार से 1 है, दादर नगर हवेली से 1 है, दमन दीव से 1 है। अब शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व है, जिसे टाइम टू टाइम पीरियोडिक रिव्यू किया जाएगा। देन डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में देख लीजिए। अब जो अगला होगा हमारा 2026 के बाद होगा, जो 2026 हमारा सीट रोक दी गई है, जो 2026 के बाद होगा ये डिलिमिटेशन एक्ट बनेगा। नई जब जनगणना होगी, ठीक है। अभी ये मान लीजिए फर्स्ट सेंसस पोस्ट, ठीक है ना। स्पीकर प्रिसाइडिंग करता है लोकसभा को, वही कॉरम इसका 10 साल है। 5 साल इसका कार्यकाल है, एक साल करके बढ़ा सकते हैं अनलिमिटेड टाइम तक ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। और जब प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर इसे भंग कर देगा। क्वालिफिकेशन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन द्वारा नियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी चाहिए। शपथ में ये है ट्रू फेथ एंड एलिजेंस, मतलब संविधान में विश्वास है, और देश की एकता अखंडता नंबर 1 है। अब राज्यसभा के लिए 30 साल चाहिए, लोकसभा के लिए 25 साल चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय पार्लियामेंट। बाकी जो क्वालिफिकेशन बाई पार्लियामेंट बनाएगा, पार्लियामेंट ने 3 क्वालिफिकेशन बना रखी है, सिटीजन ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेना चाहिए 25 साल, और बाकी अदर क्वालिफिकेशन फ्यूचर बना दे। आरपीए की वो देख लीजिए, है ना, कि SC ST सीट से केवल वही लड़ेंगे आरपीए 51 में। और क्या था, नो रिक्वायरमेंट टू इलेक्टर इन सेम, मतलब 2003 में इन्होंने बदलाव कर दिया कि भाई ज़रूरी नहीं है आप जिस राज्य से विधानसभा जा रहे हो आप उस राज्य के आप मेंबर होने चाहिए, उस राज्य की वोटिंग लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। फिर ये मस्ट बी रजिस्टर्ड एज इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, कि आप पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के वो इलेक्टर होने चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन देख लीजिए, एक तो डिस्क्वालिफिकेशन ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बाकी आरपीए के बाद में है। एक तो भारत का सिटीजनशिप से हट जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, सुप्रीम कोर्ट अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में फंस जाए, है ना। अब आरपीए के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन देख लीजिए, करप्ट प्रैक्टिस में हो जाए, सोशल इविल में हो जाए, देश दो समुदायों के बीच मतलब देश में दुश्मनी बढ़ाए, है ना, 2 साल से ज़्यादा सज़ा हो जाए, अपना अकाउंट ये ना बताए कि भाई मैंने इलेक्शन में इतना खर्चा करा था, है ना। और क्या था, कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंस और करप्ट प्रैक्टिस, ठीक है, ये तो भाई। और किसी ऐसे ही कंपनी में एमडी बन जाए, कि ऐसी कंपनी में एमडी हो जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 25% हो, सरकारी ठेकेदारों की तरफ इसकी नज़र हो, और यही ठीक हो। अब जो ऊपर वाले मैटर होंगे ना, उनमें ना प्रेसिडेंट का जो मामला होगा वो अच्छा होगा, और प्रेसिडेंट जो सलाह लेगा वो राष्ट्रपति के उसके बाद लेगा सलाह। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन। अब 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से शेड्यूल 10 ऐड किया गया है, शेड्यूल 9 ऐड किया गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, है ना। अब ठीक है, अब डिफेक्शन के बेसिस पर देख लीजिए, जिसमें एक तो बंदा वॉलंटरी अपनी पार्टी से रिज़ाइन कर दे, एक बंदा नॉमिनेशन मेंबर 6 महीने बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, इंडिपेंडेंट मेंबर किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, और कोई किसी पार्टी के बंदे ने किसी को वोट देने के लिए बोला हो, वो अलग ही वोट दे रहा हो, ठीक है, ये हो। और इसमें तो मेन पावर होती है एंटी डिफेक्शन में, उसमें राज्यसभा लोकसभा के पास जो उनके होते हैं, जो राज्यसभा लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनके पास मेन पावर है। इसका जुडिशल रिव्यू हो सकता है, भाई जुडिशल रिव्यू सब हर चीज़ का हो सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर है। अब सीट कब वैकेंट होगी, अगर डुअल मेंबरशिप पर जब होगी, जब एक साथ 2 हाउस के मेंबर चुन लिए गए, 10 दिन में बताना होगा, नहीं तो राज्यसभा की सीट चली जाएगी। अब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कब है, 14 दिन एक साथ चुन लिए गए, 14 दिन में बताना होगा, नहीं तो लोकसभा की सीट चली जाएगी। अगर दो सीट से चुन लिए गए हो एक ही हाउस में, तो बताना पड़ेगा, मतलब एक सीट खाली करनी होगी, नहीं तो दोनों सीट खाली हो जाएंगी। अब डिस्क्वालिफिकेशन, अगर किसी बंदे इफ कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाता है, और मतलब ये एक सीट कब खाली हो सकती है, कोई बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया, किसी बंदे ने रजिस्ट्रेशन दे दिया पार्लियामेंट उसको, पर वो तभी एक्सेप्ट करेगा जब वो जेन्युइन हो। अगर 60 दिन तक बिना बताए एब्सेंट है ना,
उस बंदे का इलेक्शन ही वॉइड डिक्लेयर हो गया। ओथ एंड अफर्मेशन है ना, ओथ अफर्मेशन लेना जरूरी है। 104 आर्टिकल में बोल रखा है जो बंदा बिना ओथ और अफर्मेशन से पार्ट लेगा वोटिंग में, सिटिंग में, और तुम्हारा है ना, और जिस बंदे ने ओथ नहीं ली ना उसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं मिलेंगे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को आप साधारण बहुमत से संशोधित कर सकते हो। तो अगर ओथ एंड अफर्मेशन की आपको 500 रुपये डेली का जुर्माना देना पड़ेगा। सैलरी एंड अलाउंसेज एंड पेंशन, ये पेंशन के बारे में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है पर 1976 से मिल रही है, और इसमें जो बदलाव करने के लिए आपको साधारण बहुमत चाहिए, कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं चाहिए। अब नेशनल यूपीएससी ने हमसे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के ऊपर पूछा था कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का कौन कौन सा मेंबर होगा। पहली बात तो जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है ना, ये बनी थी 1972 के एक्ट के थ्रू, देन 2002 में अमेंडमेंट हो गया, उसके थ्रू बनी थी, है ना। अब इसमें गवर्नर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, और तुम्हारा प्रेसिडेंट तीन बंदों को नॉमिनेट करेगा, जिसमें से जो इसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन होंगे वो तुम्हारे वो होंगे होम मिनिस्टर, और जो एक्स ऑफिसर वाइस चेयरमैन होंगे वो मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले होंगे, ठीक है ना। ये तो पता ही है, चीफ मिनिस्टर होंगे, गवर्नर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, और 3 मेंबर वाई है ना। एचएम का डायरेक्टली मेंबर नाम नहीं है पर एचएम चेयर होंगे, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल, ये आर्टिकल 263 में है, और ये सरकारी कमीशन बना था 1983 में बना था। 1988 में उसने रिपोर्ट दी थी, उसके बाद वीपी सिंह सरकार ने पहली बार बनाए थे। देन इसका जो इसकी जो स्टैंडिंग कमेटी बनी वो 1996 में बनी, जो इसका कार्यालय बना 1992 में, 1991 में बना। जो इसका कार्यालय है वो 2001 से जोनल काउंसिल का भी काम देख रहा है। और मैं बताऊँ आपको, इसके जो इसके कार्यालय को संभालते हैं वो सेक्रेटरी होते हैं, सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी होते हैं। अब इसे एक साल में तीन बार मिलना होता है। ये होल्डिंग कैमरा, मतलब जो मीटिंग होती है वो कैमरे के बीच में होती है, और कंसेंसस और डिसीजन लिए जाते हैं कंसेंसस पे। स्टैंडिंग कमेटी 1996 में, स्टैंडिंग कमेटी में जो चेयरमैन होते हैं वो तुम्हारा होम मिनिस्टर होते हैं, और 9 चीफ मिनिस्टर होते हैं, और 5 तुम्हारा वो बंदे होते हैं, 5 मिनिस्टर अपॉइंट बाय होम मिनिस्टर, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, 9 चीफ मिनिस्टर होते हैं। ये स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर है, ठीक है। अब आप ले लीजिए, अब जो इसकी वैसी काउंसिल है ना, जो इसकी वैसी काउंसिल है वो कौन सी काउंसिल है, जो मतलब उसकी वैसी काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल है। उसमें पीएम चेयर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, और तुम्हारा एलजी होंगे, और सीएम होंगे उन वाले स्टेट के, तुम्हारा क्या बोलते हैं उन्हें, यूटी के, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहाँ तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। और आप 6 कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा प्राइम मिनिस्टर, है ना, और जिसमें होम मिनिस्टर का होना जरूरी है, और 5 इंडिपेंडेंट मिनिस्टर करेगा। जहाँ प्रेसिडेंट रूल लग रखा है वहाँ का तुम्हारा वो होगा, वहाँ का तुम्हारा गवर्नर होगा, और ये इंक्वायरी कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, और इन्वेस्टिगेट कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, ठीक है। अब जनरल काउंसिल ले लीजिए, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट के थ्रू बनी थी, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट के थ्रू बनी थी। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल भी स्टेटरी बॉडी है, ये भी स्टेटरी बॉडी है, ये 1956 वाले एक्ट के थ्रू बनी थी। इसने 5 राज्यों, 5 उसमें उनको बांट दिया था राज्यों को। नॉर्थ में तुम्हारे थे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और राजस्थान। इसका तुम्हारा है, और न्यू दिल्ली, ये नॉर्थ में हो गए। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है ना। अब एक आ गया तुम्हारा सेंट्रल में, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़। इसका तुम्हारा प्रयागराज में हेडक्वार्टर है। साउथ के सारे स्टेट वो अलग ही हैं, है ना, और साउथ के स्टेट अलग है, उनका हेडक्वार्टर तुम्हारा वहाँ पर है चेन्नई में। और एक तुम्हारा वेस्टर्न है, वेस्टर्न में तुम्हारा वो हो गया, तुम्हारा क्या नाम है उसका, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, है ना, ये उसमें हो गए। मैं आपको ये बात बताऊँ, जो पौंडीचेरी है ना वो उसमें पड़ता है, साउथ में पौंडीचेरी वाला साउथ काउंसिल में पड़ता है। फिर एक ईस्ट में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है। जो इसका हेडक्वार्टर तुम्हारा वहाँ पर है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला हेडक्वार्टर तुम्हारा कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर
बंगाल बिहार उड़ीसा वाला हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, और जो ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वाला हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश वाला ये वहाँ पर है, और इसका मुंबई में है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव वही है कि मतलब कंट्री को जोड़े रखना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर बात करना। ठीक है, डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात कर सकते हैं। ये सबसे मेन चीज़ है। अब जो ये जोनल काउंसिल होती है ना, इसमें तुम्हारा वो होंगे, होम मिनिस्टर हेड होंगे। अब देख लीजिए, होम मिनिस्टर हेड होंगे और चीफ मिनिस्टर होंगे। ऑल द स्टेट ऑफ जोन, टू मेंबर नॉमिनेट बाय each 2 minister nominated by each state, minister of UT in their zone, administrator of UT in their zone। और कुछ बंदे होते हैं जो जिनके पास नॉन वोटिंग राइट होता है। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं उनके पास नॉन वोटिंग राइट होता है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ ईच स्टेट इन द जोन, चीफ सेक्रेटरी ऑफ ईच स्टेट एंड डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट, ये बंदे आ जाते हैं। अब जो चेयरमैन होता है वो तो तुम्हारा होम मिनिस्टर होता है, और जो वाइस चेयरमैन होता है वो तुम्हारा होता है चीफ मिनिस्टर, जो बारी बारी से बदलता रहता है। देन यूपीएससी ने हमसे कुछ रैंक पूछी और फिर पूछा इन रैंक के बारे में बताइए। जिनमें से एक ही ठीक है कि मेजर, जो आर्मी का मेजर होता है वो स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर होता है। देन यूपीएससी ने हमसे पूछा सौर्य मिसाइल के बारे में। इसमें 8 मार्क लिखा हुआ है भाई, 8 मार्क का इंडिया में कोई भी मिसाइल नहीं है अभी, इसे हटा लीजिए। फिर सौर्य मिसाइल की फिर बोला 1600 किलोमीटर रेंज है, ये भी गलत है। फिर ध्रुव एयरक्राफ्ट के बारे में पूछा, ये ध्रुव के बारे में पूछा कि ध्रुव क्या है, ये लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर है। फिर तुम्हारा एक इसके बारे में पूछा रेलवे के बारे में, बस एक ही ठीक है कि भाई, एक तो इसने बोला कि इंडरेल पास है ना, इंडरेल पास बनेगा। टिकट हैज़ बीन क्रिएटेड स्पेशली फॉर फ्रीडम फाइटर एंड स्पोर्ट्समैन हु रिप्रेजेंटेटिव इंडिया। पर स्पोर्ट्समैन हु रिप्रेजेंटेटिव इंडिया मतलब ये कोई अजीब लगा। फ्रीडम फाइटर तो सारे मर चुके हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोधपुर में नहीं है। देन जो फेरी क्वीन ट्रेन है, इसके बारे में पूछा था, ये भी मस्त ट्रेन है, रेलवे की है, और ये वाइल्ड लाइफ के दर्शन करा दिए। इसके में सबसे पुराना इंजन लगा हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं कंटेनमेंट बोर्ड के बारे में। पहला EIC ने बनाया था 65 में पलासी की वॉर के बाद, पहला EIC ने बनाया था 65 में पलासी की वॉर के बाद। टोटल 65 है, आज़ादी के बाद 6 बने हैं। जो स्टेशन कमांडर होता है वो इनका वो होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनते हैं। कंटेनमेंट एक्ट 2005 का मिलिट्री एंड सिविल लोग दोनों रह सकते हैं, है ना। मिलिट्री एंड सिविल लोग दोनों रह सकते हैं। और क्या था, एक्स ऑफिसर प्रेसिडेंट पता लग गया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और ये यूनियन लिस्ट में आते हैं। पहला बैरकपुर में बना था, करंटली 62 हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74 से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। सेक्रेटरी, पार्लियामेंट सेक्रेटरी के बारे में आते हैं। ये 1952 में बना था, 1954 में नाम चेंज हो गया। अगर इनके लिए रूल बनाता है प्रेसिडेंट और दोनों के लिए, पर परमिशन लेनी पड़ेगी। नई पोस्ट का निर्माण करता है तुम्हारे पीठासीन अधिकारी। पर अगर पोस्ट टायर 1 एंड 2 है, मतलब पोस्ट टायर 1 एंड टायर 2 है, इनके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से वो कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। एक तुम्हारा है, ये हो गया। और क्या, देन वो दोनों के लिए कानून आता है वो। अब जो इसका जो बंदा होता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक का बंदा होता है। और कैबिनेट मिनिस्टर 11 नंबर पे आता है, वो 23 नंबर पे आता है। ईच हाउस हैव पार्लियामेंट। हाँ ठीक है, आर्टिकल 98 में बोल रखा है यार, हर हाउस का पार्लियामेंट वो सेक्रेटरी स्टाफ होगा, है ना। कंडीशनल ये सब बोल रखा है। कॉमन लॉ, पोस्ट लॉ, ठीक है। 187 में वही बोल रखा है स्ट्रक्चर। और 10 सर्विस है, 10 सर्विस के बीच को 10 सर्विस डिवाइड कर रखी हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, थैंक यू।